इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 14 विभाजन को समझना भाग 2। इसमें हम ऐतिहासिक मोड़ से शुरुआत करते हैं। जब हमारा देश बटा तो उस समय क्या क्या हुआ था उसके बारे में देखो। तो शुरुआत में ही है बंटवारा या महाविध्वंस। उसको इंग्लिश में एक शब्द है होलोकॉस्ट, तो उसके नाम से जाना जाता है कि हम बंटवारा देखते हैं कि अपने देश का महाविध्वंस देख रहे हैं। तो अभी जो स्मरण हमारे सामने पेश किया गया है उनसे बंटवारे के दौरान हुए चौतरफा हिंसा का पता चलता है कि क्या क्या हुआ था। कई लाख लोग मारे गए थे, न जाने कितने औरतों का बलात्कार हुआ और अपहरण हुआ था। करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी जमीन पर रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी बनकर सामने आ गए। इंसानी नुकसान का, जितने भी इंसान मरे, तो इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों में से, काबिल लोग जो थे, विद्वान लोग थे, तो उनके मतलब जो भी थोड़ा मोड़ा खुफिया रिपोर्ट जो होता है ना, तो उनके अनुमानों में से मरने वालों की संख्या 2 लाख से लेकर 5 लाख तक रही होगी। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई थी। सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। मतलब रातों रात 1.5 करोड़ लोगों को बता दिया गया कि आपको इस पार जाना है चाहे उस पार जाना है, आप यहाँ पर तय कर लो, उसके ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा मतलब बीच में जो लाइन खींच दिया गया था, शैडो लाइंस, तो छाया सीमा दोनों नए राज्यों के बीच की सरहदें औपचारिक आजादी के 2 दिन बाद, कब? आजादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी और उससे ठोकर खाई वे बेघर हो गए। समझना यहाँ पर कि एक औपचारिक सरहद तय नहीं की गई थी, आजादी के 2 दिन बाद तक अधिकृत रूप से तय नहीं थी जमीन की कौन कहां से कहां होगा। तो उससे ठोकर खाई, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हुआ और वे बेघर हो गए। पलक झपकते उनकी माल असबाब मतलब क्या, उनका जितना भी सामान होता था, पलक झपकते माल असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपनी जुरो मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए। मतलब कारोबार से वो छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ पर लोगों की भी गलती है ना सर। नेता कहा कि हम बदल जाएंगे, तुम बदल गए। कितने घटिया लोग हो भाई। तो नेता बोला कि हम बंटवारे, तुम बंटवारे कर लिए। कितना घटिया लोग हो यार तुम सब। तो इस तरीके के बात बोलने वाले थे, बहुत लोग थे, लेकिन उनके बातों को दबा दिया गया था, क्योंकि दबाने वाले भी तो भैया महान महान लोग थे। उनके सामने किसी की क्या चलती, किसी की कुछ चलती क्या। उस समय भी सीआईडी सीबीआई का परचम लहरता था। सीआईडी के पास, सीबीआई के पास, पुलिस के पास इतना बड़ा मतलब एक स्रोत था उस समय का सूचना का कि एक एक चुन चुन कर लोगों को उठा सकते थे। जो चाहेंगे वही होगा, जो नहीं चाहेंगे नहीं होगा। सरकार हर चीज पर नजर रखती है, हर चीज को देखती है, हर चीज पर उनका पूरा बढ़िया से रहता है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चीज को देखते रहती है सरकार। इसको फिर बताते हैं, पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपनी जड़ों, मकानों, खेतों और कारोबार से महरूम हो गए। मतलब उनका भी वहां साथ छूट गया। बचपन की यादें उनसे छीन ली गई। अपनी स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी जिंदगी खड़े करने के लिए मजबूर हो गए। मतलब फिर से अपनी जिंदगी को शुरुआत करने के लिए मजबूर हो चुके थे। बैलगाड़ियों पर अपने परिवारों और सामान के साथ 1947 में लोग जाते हुए आपको दिख जाएंगे। किस तरह बैलगाड़ी पर लोग यहाँ से एक दूसरे की मदद करते हुए एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये करीबन 1.5 महीना का, 3, 4, 5 साल तक ये चलता रह गया। लोग इधर से उधर जाते रहे, उधर से इधर आते रहे। तो ये सब तो एकदम आम बात थी। चलता रहा।
हम यहाँ पर देखेंगे कि यह सब क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। क्या यह केवल महज एक विभाजन था, एक कमोवेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला था, या आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्ति का सामान्य बंटवारा भर था? क्या था ये? क्यों बंटवारा हुआ अपने देश में क्यों इतना बढ़िया, मतलब खुशी से रहने वाले लोगों के बीच में बंटवारा हो गया? या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जा सकता है, कहा जाए 16 महीने का गृह युद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का, समझना यहाँ पर, पाले की दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिशें की जा रही थी, बहुत बढ़िया कोशिश की जा रही थी। और इसके लिए संगठित गिरोह कमतर कैसे खड़े थे? ये जो जितने भी गिरोह थे चुपचाप कैसे खड़े थे? जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, मार्शल लॉ, मारामारी और रैला या हुल्लर। ये सब बातें हम कैसे भूल सकते हैं? विभाजन के दौरान हुए हत्याओं, बलात्कार, कि विभाजन के दौरान ही बहुत ज्यादा हुआ था, हत्या, बलात्कार, आगजनी, घर में आग लगा देना, सामान तोड़ देना, लूटपाट की बातें करते हुए, लूटपाट तो चरम सीमा पर था, तो लूटपाट की बातें करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाविध्वंस, मतलब होलोकॉस्ट शब्द का उल्लेख किया था यहाँ पर, विद्वानों का ही, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग ही ना तो होलोकॉस्ट बोल सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश किसको आता था उस समय? जो पढ़ता था उसी को आता था, जो वकील था, चाहे टीचर हो गया, जो संपादक है, उसके अलावा किसको आता था? आम जनता को तो नहीं आता था। जाहिर है वे इस सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते थे, मतलब ये जो सामूहिक जनसंहार हुआ उसके भयानकता, मतलब कितना भयानक था, उसके एक एक बात को यहाँ पर प्रकाशित करना चाहते हैं। बहरहाल क्या यह संज्ञा और शब्द सही है? कौन सा? बहरहाल ये संज्ञा या शब्द सही है कि सामूहिक जनसंहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते थे। बताइए आप, क्या यह बात सही है कि होलोकॉस्ट के जरिए वो सब नए तरीके का जमाना लाना चाहते थे, नए तरीके का यहाँ पर सामने हमारे रखना चाहते थे कि देख लो भैया यही भविष्य है आपका। हमने कक्षा 9वीं में नात्सी शासन के दौरान हुए जर्मनी होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा, जरूर। हमने खुद इस टॉपिक को पढ़ाया है, होलोकॉस्ट। तो वहां पर नात्सियों का शासन क्या था क्या नहीं था, 9वीं में थोड़ा जानने को मिलता है, 10वीं में थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में मिलता है। एक लिहाज से देखा जाए तो सन 47 में, 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ घटी उसकी भीषणता को, मतलब जो भी कुछ हुआ था उसके भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। होलोकॉस्ट मतलब महाविध्वंस या बंटवारे के शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था, मतलब इतना भयानक था कि विभाजन, बंटवारे या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते थे, इसलिए इंग्लिश में होलोकॉस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बलात्कार, अपहरण, आगजनी, लूटपाट, तोड़फाड़, ये सब चीज उसमें आ जाता है। सारे शब्द, सारे संज्ञा, सारे सर्वनाम उसमें चले आते हैं। इससे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में, जो भी सरकार उस समय थी, तो समकालीन सरकारों में भी विभाजन का इतना ज्यादा जिक्र क्यों आता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं था, या अगर था तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। 1947 से 48 में, कब? 1947 से 48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई क्या होता है? साफ करना। तो सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नात्सी जर्मनी में यही हो रहा था। समझना यहाँ पर कि 1947 से 48 में, एक साल के अंतर में
भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली थी, क्योंकि यही चीज नाज़ी जर्मनी में भी हो रहा था। वहां लोगों को मारने के लिए नियंत्रण, समझना यहाँ पर, वहां पर लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों को मारने के लिए अलग अलग प्रकार से यातनाएं दी जाती थी, अलग अलग प्रकार से लोगों को मारा जाता था। भारत विभाजन के वक्त दो नस्ली सफाया हुआ, मुसलमान और हिंदू। दो नस्ली सफाया हुआ, मुसलमान और हिंदू। वह सरकारी निकायों की नहीं, समझना यहाँ पर कि दो नस्लों का सफाया हुआ, सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी थी। समझना यहाँ पर कि जो सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधित्व जो करते थे उन्हीं के कारगुजारी थी। मुसलमानों की मौलवी और हिंदुओं का पंडित ब्राह्मण, इन दोनों के वजह से ही ये सब कांड हुआ था। जो भी धर्म को परम मानकर चला आगे उसने ही मारा। कई मुस्लिमों में जो मौलवी लोग थे उन लोगों ने भड़काया करते थे भीड़ को, और भीड़ को भड़का कर जैसा करवाना चाहते थे वैसा ही करवाते थे। कोई रोक सकता था क्या उन लोगों को? नहीं रोक सकता था, नहीं रोक पाए। उसी का नतीजा हम यहाँ पर आज देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे रूढ़ छवियों, मतलब इसका इंग्लिश में शब्द है स्टीरियोटाइप्स की ताकत। आपको स्टीरियोटाइप्स थोड़ा समझने में दिक्कत होता होगा क्योंकि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा अंग्रेजी कम समझते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ अंग्रेजी समझते नहीं है। आप सीबीएसई बोर्ड में चले जाओगे तो 90% बच्चों को उठाकर देख लो, पूछ लो, कोई शब्द का मतलब नहीं बता पाएंगे। 10% उनके घर में हो जाए, बंदोबस्त हो जाए, जो हमेशा इंग्लिश में बात करते हो। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, बहुत बढ़िया से रट्टा मारा हो, उसको पता होगा। हम लोग रट्टा मारने वाले नहीं थे। अब चलिए जानते हैं स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, रूढ़ी छवियां क्या होते हैं। रूढ़ी वही जो मानकर चले कि भैया हमरे है तो हमरे है, वैसा ही कुछ करके है। तो भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले, पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले, दोनों ही बंटवारे की उपज हैं। समझना यहाँ पर कि भारत में रहकर पाकिस्तान से नफरत करते थे और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में रहकर भारत से नफरत करते थे। तो ये दोनों ही बंटवारे के उपज है, इन्हीं के दोनों की वजह से बंटवारा हुआ। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। मतलब कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ गलत लोग बोलने वाले हैं, कुछ गलत ऐसे समुदाय है जो बोलते हैं कि मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तानों के साथ है। नहीं, आज हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट है, क्या उसमें मुसलमान साथ नहीं है क्या? आज सुरक्षा के माध्यम में भारत इतना आगे बढ़ा है, क्या एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? मुसलमान ही तो थे ना। तो उनको एपीजे अब्दुल कलाम को हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, हर हिंदुस्तानी पूछता है कि नहीं पूछता है? हर इंसान मानता है कि नहीं मानता है? मानता है। शेख अब्दुल्ला को कोई मानता है कि नहीं मानता है? अब उनको मानता है कि नहीं मानता है भैया छोड़ो, उनकी बात अलग बात हो जाती है। ओवैसी जी को कौन मानता है कि नहीं मानता है? आप 12 में हो तो इतना तो जानते हो वो ओवैसी कौन है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत इंसान है, खराब इंसान है। अगर वो ओवैसी साहब गलत इंसान होते तो उनको 15 बार उनको राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिलता। राष्ट्रपति जी से 15 बार 15 टाइम्स उनको अवार्ड नहीं मिलता अगर गलत आदमी होते तो। देने वाले कौन थे? नाम सजेस्ट करने वाले कौन थे? हमारे होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ही तो थे ना, दूसरा कोई था? तो ये लोग ही तो नाम सजेस्ट करते हैं ना किसको क्या देना है। बताओ, चूजा भर लड़का जब होता है उसको कुछ नहीं मालूम होता है, वो जाकर राष्ट्रपति से मेडल लेता है, पुरस्कार लेता है। और गांव पर छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं, उनकी तो कोई पूछ ही नहीं है भैया। अरे भैया वो सब सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, छिले हुए मुर्गे, उनकी मांग ज्यादा है। अरे भाई हम लोग देहाती लोगों को कौन पूछता है?
कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आएगा एक दिन जिस दिन हर कोई पूछेगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं, केवल अपना निष्ठावान रहो, अपने पर निष्ठावान रहो, पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपनी सारी पढ़ाई को समाज के लिए समर्पित कर दो, तभी जाकर आगे कुछ कर पाएंगे। इतिहास का मतलब क्या होता है? सीखना। इतिहास से सीखना कि हम क्या नया कर सकते हैं भविष्य में। घिसी पिटी जिंदगी जियोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल, इस समझना यहाँ पर कि उनकी कथित मतलब गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और भी आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मतलब गैर भारतीय के लिए क्या होता है? अखिल इस्लामी निष्ठा, मतलब एक तरीके से उन लोगों का एक संगठन। अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा, ये जो धारणा है ना इन लोगों का, तो ये धारणा के साथ कई और आपत्तिजनक विचार सामने आते रहे हमारे। तो मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु हैं, उदार हैं, शुद्ध हैं और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। लेकिन ये रूढ़िवादी जो बोलते हैं बहुत खराब बोलते हैं। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। जो यहां पर बताया जाता है कि मसलन कई लोग ये बोलते हैं कि मुसलमान कुरूप है, नहीं है। जो मुसलमान कुरूप थे वो खत्म हो गए, कट्टर थे वही नेता थे, गंदे थे। समझ लो कि आज जो भी है, जितना नेता जो है उल्टा सीधा बोलता है अपने कौम के हिसाब से, कौम के खिलाफ, देश के खिलाफ, वो घटिया, वो कट्टर, वो गंदा, वो हमलावर, वो क्रूप, दूसरा कोई नहीं। और रही हिंदुओं की बात, अगर हिंदुओं में अगर हिंदू नहीं चाहते तो कोई मुसलमान आता क्या भारत में? नहीं आता ना। अगर हिंदू राजा के अंदर एकता होती, उनका संगठन बड़ियार होता, तो बाहर के आक्रमक आकर कब्जा कर लेते क्या हिंदुस्तान पे? नहीं कर पाते। आप पे हमला हुआ क्यों? आप कमजोर थे, आपके नसों में एकदम कमजोरियत हो गई थी, कमजोरियत की खून बह रही थी। आप अपना फायदा देखने के लिए अपने भाई बंधुओं को छोड़ देते थे। आप बोलोगे कि हम दयालु हैं, उदार हैं, शुद्ध हैं, जिन पर हमला हुआ? जी नहीं, आप उस लायक थे इसलिए हमला हुआ। वो मजबूत थे, हमला किए। आप कमजोर थे, आप फकीर थे, इसलिए आप हमला पर हार गए। हम ऐसे बहुत सारे राजाओं का नाम ले सकते हैं जो हारते चले गए, हारते चले गए, हारते चले गए। अरे भैया, तुम संगठन बनाओ ना। संगठन बनाकर लड़ते तो किसकी औकात होती तुम्हारे सामने लड़ जाने, मतलब तुम्हारे सामने अड़ जाने की, तुम्हारे सामने आ जाने की? किसी की नहीं होती थी। पृथ्वीराज चौहान जी मोहम्मद गौरी को कितना बार मारे थे? 16वां बार खदेड़े थे भारत से। लेकिन 17वीं बार उनका ससुर, घटिया आदमी, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट आदमी, समझो कि उस समय हम नहीं थे, नहीं तो उसका गला काटते। नहीं, पहले उसका उंगली काटते, हाथ काटते, फिर उसका गला काटते, पेट काटते, पेट फाड़ते, तब उसका गला काटते। इतना घटिया आदमी था। तेरे को दिक्कत था तो उस इंसान से बात करता ना। तुम जाकर मोहम्मद गौरी से मिल गए जो इस देश का नहीं था, इस देश को लूटना चाहता था, और इसके मिलने की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान जी को वहां से अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब हार गए और उनको वहां से उठाकर अफगान लेकर चला गया मोहम्मद गौरी। लेकिन फिर भी वहां पर आंख में गरम लोहा घोंपने के बाद भी वो जिंदा थे और शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी को मार डाले। उसके बाद से ही अपना प्राण त्यागे। तो इतने निष्ठावान लोग थे हमारे देश में, इतने प्रसिद्ध लोग थे, इतने मतलब कमाल के लोग थे, इतने बलवान लोग थे। लेकिन उनके नस्लें जितने हुए, इतना खराब कैसे हो गया जी? सत्ता का मतलब लालच इतना खराब होता है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी करवा सकते हो। आगे यहां पर समझना, तो आप ये नेताओं की बात मत समझना कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। सीधा बात समझो कि मैं हिंदुस्तान में हूं, हिंदुस्तानी हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत बोलो, बस काम खत्म। और देश के लिए अपना हर चीज समर्पित कर दो,
उसके अलावा फालतू की बातों में पड़ोगे तो खुद की जिंदगी बर्बाद करोगे और अपनी कौम का इज्जत भी बर्बाद कर दोगे। तुम अपने संगठन का, अपने समुदाय का, अपने धर्म का सर्वनाश करके बैठ जाओगे। पत्रकार आर एम मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया यहाँ पर कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ी छवियां, मतलब ये जो रूढ़िवादी छवियां हैं, एक दूसरे को अच्छा, एक अपने को अच्छा दूसरे को गलत बोलने की, तो स्टेरियोटाइप्स की कमी नहीं है पाकिस्तान में भी। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान क्या है, निष्पक्ष हैं, बहादुर हैं, एक ईश्वरवादी हैं, मतलब एक ईश्वर की पूजा करते हैं। हिंदू बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब ऐसा उन लोगों का मानना था, और मांसाहारी होते हैं। जबकि हिंदू काले हैं, कायर हैं, बहु ईश्वरवादी है और शाकाहारी होते हैं। तो देखो यहाँ पर काला होना कोई खराब बात नहीं है। तो ये जो घटिया विचार पाकिस्तान में चलती है, इससे भी बचना चाहिए। लोगों को इससे समझना चाहिए कि हम नया क्या कर सकते हैं। इस तरह छोटे मोटे बातों को तुम नहीं देख सकते ना। तो समझना यहाँ पर कि जबकि हिंदू काले हैं, काले कोई खराब शब्द नहीं होता है। काले हैं तो क्या हुआ, ठीक है भैया, दिल वाले हैं। कायर हैं, हाँ एक यहां पर हो सकता था। कायर मतलब ये नहीं कि कायर कोई शब्द नहीं, कायर मतलब कमजोर थे, तभी तो भाई दूसरे देश के लोग आकर हमारे पर कब्जा कर गए ना। बहु ईश्वरवादी, हाँ भैया बहु ईश्वरवादी है। जितना हम दूध मक्खन चढ़ा दिया करते हैं, उतना अगर हम गंगा जी में डाल देना तो गंगा नदी हमारा पवित्र हो जाएगा। तो आजकल ढोंगी लोगों का बात क्या करूं यार, इससे ढोंगियों की बात मैं करना नहीं चाहता। मैं आज तक किसी मूर्ति पर, किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह पे पानी चढ़ाने तो नहीं गया, जल अर्पण करने नहीं गया, मैं दूध चढ़ाने नहीं गया, दूध अर्पण करने नहीं गया। मैं सीधा सूरज भगवान को देखता हूँ, कभी कभी हो जाए तो जल चढ़ा देता हूँ, बस काम खत्म। क्योंकि एक विद्यार्थी का काम होता है पढ़ना, एक शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। एक शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता है, एक विद्यार्थी का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन अगर टीचर और विद्यार्थी दोनों धर्म में फंस गए तो उस देश का दुर्भाग्य है जो ये सब काम हमको देखने को मिल रहा है। शाकाहारी होना क्या खराब है क्या? अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं, अपना सामान खाते हैं, मरा हुआ जानवर तो नहीं खाते ना। तो इस चीज पर गर्व होना चाहिए, हमें हारना नहीं चाहिए किसी भी बात से। हालांकि हम देखेंगे तो इनमें से कुछ छवियां विभाजन से भी पहले की हैं, मतलब कुछ बातें विभाजन से पहले भी की जाती थी, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिल गया था। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों के बारे में बार बार आलोचना करते रहते हैं कि लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुसलमान में दंगा भड़कवाते हैं, मारपीट करवाते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसे कट्टर हैं जो हिंदुस्तान से बैर करते हैं, हिंदुस्तान से उनको दिक्कत है और वहां पर दंगाइयों का काम करवाते हैं, वहां पर दंगा करवाते हैं, भारत में आतंकवादी भेजते हैं। तो वैसे लोगों से पाकिस्तान को भी बचना चाहिए, और हिंदुस्तान में ऐसे कट्टरवादी लोग हैं तो इनसे हिंदुस्तान को भी बचना चाहिए। लोगों को भी बचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारे सामने अगर गलत हो रहा है तो हम सामने इंतजार नहीं करेंगे कि सरकार आकर करेगी, नहीं, जूता निकालो, मारना चालू कर दो। आजकल हुआ क्या है कि आजकल बहुत सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो फालतू के किसी पर हाथ उठा दे रहे हैं। भूल जाओ सारे लॉ एंड ऑर्डर्स, गलत कर रहे हो उसी समय चपेट मार दो। अरे भीड़ लगाओ, मारो उसको पटक पटक के। अरे भैया आपको वर्दी मिली है जनहित के भलाई करने के लिए, एज अ पब्लिक सर्वेंट। मतलब पब्लिक के सर पे चढ़कर आपको तांडव करने के लिए नहीं मिलता है वर्दी, सेवा करने के लिए मिलता है। सेवा करो, केवल घुसखोरी मत करो। हमारे सामने जितने भी पुलिसकर्मी आज तक घूस लिए हैं, जिस दिन हम बने यहाँ के करता धरता,
जिस दिन हमें सेवा करने का मौका मिला तो इन पुलिस कर्मियों का हालत वैसा खराब करेंगे, तो नीचे वाले का दिक्कत नहीं है। अरे भैया, जब ऊपर वाला मांगता है तब ना नीचे वाले को हाथ फैलाना पड़ता है। तो हम ऊपर वाले को ही सस्पेंड करेंगे, उनके घर पर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, दिन भर छापे लगेगा, जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाओगे बेटा छापा ही मारेंगे। विभाजन ने ऐसी स्मृतियां, घृणाएं, छवियां और पहचाने रच दी है। समझना यहाँ पर विभाजन, देश का विभाजन ऐसे यादों को सामने रखा, ऐसे घटनाओं को सामने रखा, इस प्रकार की यादें, छवि हमारे पास है, ऐसी पहचान हम देख रहे हैं। जो हमारा था अब दूसरे का हो गया, जो दूसरे का था अब हमारा हो गया। तो इस प्रकार की बातें विभाजन से हमें देखने को मिलता है कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही है। ये घटनाएं, वो यादें, छवि, पहचाने हुई वो सारे पहचान आज भी सरहद के दोनों तरफ एकदम यादें ताजा कर देती है। और सरहद के मतलब जितने भी सरहद है, मतलब हमारा बॉर्डर, उसके दोनों तरफ से लोग गांव से उठकर खड़े होते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, सिपाहियों हम भी तुम्हारे साथ हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो ये नफरतें सामुदायिक टकरावों में साफ दिखाई देती है, साफ झलकती है। क्योंकि सामुदायिक टकराव जब होता है तो ऐसे कट्टरपंथी सामने जरूर आते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा करने का काम किया है। बंटवारे के दौरान कई हिंसाओं की कहानियों को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समूहों के आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते रहते हैं, और वे लोगों के जहन में संयम और अविश्वास पैदा करते हैं। क्या करते हैं? संयम और अविश्वास पैदा करते हैं। सांप्रदायिक रूढ़िवाद की बात कर ले तो सांप्रदायिक रूढ़िवाद छवियों को मजबूत करते हैं, मतलब एक दूसरे के रूप में भड़काने का और अपनी पुरानी मानसिकता रखने का, अपनी घटिया मानसिकता रखने का, ये सामने सब चीज लाते हैं। एक नेता चाहेगा तो एक आंदोलन के दौरान, एक भाषण के दौरान लोगों के मन में शांति भी ला सकता है, और वही नेता अगर चाह दे तो लोगों के मन में आग भी पैदा कर सकता है। तो सांप्रदायिक रूढ़ छवियों, रूढ़िवादी छवियों को मजबूत मत करो, उसको कमजोर करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात है कि मजबूत करते हैं कौन लोग करते हैं? रूढ़िवादी लोग करते हैं, और इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान, इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित है। मतलब हिंदू हो जाए, मुसलमान हो जाए, सिख, चाहे कई भी अन्य जाति समुदाय, इनके बीच में कोई भी परिभाषित स्पष्टीकरण नहीं है, और उनके हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, अलग थलग है, उनका हित अलग अलग है। ऐसा बात रूढ़िवादी लोग बोलते हैं, जिसके वजह से पूरा का पूरा समाज क्रांति करता है। क्रांति नहीं, उसको आंदोलन बोलते हैं। आंदोलन भी नहीं बोलेंगे, उसको अत्याचार बोलते हैं, उसको हड़ताल बोलते हैं, उसको जन विद्रोह नहीं जन कांड बोलते हैं, जिसमें लोगों में दंगा होता है, दंगा फसाद होता है। तो ऐसे रूढ़िवादियों की बात ना सुने। अगर कोई देश के खिलाफ भड़का रहा है तो अगर स्टेज पर खड़ा है तो उस स्टेज के नीचे उसकी समाधि बनना चाहिए। ये मानकर हमें चलना होगा, ये मानकर हमें आगे बढ़ना होगा कि अगर कोई नेता देश के लिए भड़का रहा है, अपने देश के लिए भड़का रहा है, तो उसका समाधि उसी क्षण वहीं पर बना डालो, मारो, गड्ढा खोदो, उसमें डालकर भर डालो। तो इस प्रकार के जागरूकता लाने के लिए हमें नए तरीके से पेश करना होगा विचार, लोगों के मानसिकताओं को बदलना होगा, तभी जाकर हम इतना कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे के इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते रहे हैं। समझना यहाँ पर कि पाकिस्तान और भारत के संबंध जो है बंटवारे के इस विरासत, मतलब बंटवारे के बाद इधर उधर जब जगह मिला तो उसके गहरे तौर पर तय होता है कि भैया क्या क्या बात है। उन प्रलयकारी मतलब क्या, जो
सर्वनाश हुआ, जो दंगा हुआ, तो प्रलय ही तो था ना। तो उन प्रलयकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों, मतलब जो यादें हैं, तो यादों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिलता है। और ये यादें लोग भूल नहीं सकते, जो पूर्वज रह चुके हैं, जो उस समय ये सब झेले थे, देखे थे, महसूस किए थे, वो ये सब नहीं भूल सकते। नहीं भूल सकते तो आने वाले पीढ़ी को भड़का सकते हैं, नहीं तो आने वाले पीढ़ी को बेहतर बना सकते हैं। तो जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग अपने देश की भलाई चाहते हैं, वो कौम का दिमाग वाश करेंगे, और दिमाग वाश करने के बाद अच्छे बातों को भरेंगे। लेकिन जो घटिया मेंटेलिटी का लोग होगा, वो आपके दिमाग में एक से घटिया बातें भर देगा। तो ये बातें बोलने के लिए नहीं है, ये बातें सत्य है। क्योंकि घटिया लोगों का बात सुनकर लोग घटिया ही बनते हैं, अच्छे लोगों का बात सुनकर लोग अच्छा ही बोलते हैं। और आजकल ढोंगी लोगों का बात आप मत सुनो। अपना विचार कहाँ गया, अपना विवेक कहाँ गया, अपनी पढ़ाई कहाँ गई, उसका इस्तेमाल करो। लोग वही सामान अपने हाथ में लेकर चले जाए। यहाँ पर समझना चित्र 14.5 में कि क्या बातें हो रही है, कि लोग वही सामान अपने हाथ में लेकर चले जिसे वे उठा कर ले जा सकते थे। जमीन छूट गया, घर छूट गया, घर की ईंटें छूट गई, छतें छूट गई। यहाँ पर आगे देखते हैं, उजड़ने में लोगों को गहरे नुकसान का एहसास हुआ। जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे, उन स्थानों से उनका विक्षोभ हो गया। क्यों गए भैया, क्यों गए इस जगह को छोड़कर उस जगह से इस जगह छोड़कर क्यों आए? हर जगह पर अगर समुदाय बराबर रहता तो एक न एक दिन देश अपना एक हो जाता। किसी की माई का लाल का हिम्मत नहीं था कि अपने देश का बंटवारा करवा दे। ऐसे रूढ़िवादी नेताओं के वजह से जो हमारा देश बंटवारा के कगार पर गया, बंटवारा हो गया। हमें जरूरत थी उन नेताओं को जान से मार देने की। अगर हम उन नेताओं को जान से मार देते तो आज अपना पूरा भारत अखंड भारत के रूप में जाना जाता, और अखंड भारत के रूप में जाना जाता अमेरिका, रसिया, चाइना। औकात नहीं होती इनको आंख उठाकर देखने की, क्योंकि अखंड भारत अफगानिस्तान तक थी। अगर पाकिस्तान हमारे में रहता, अफगानिस्तान, इराक, तुर्की, ईरान सब हमारे कंट्रोल में रहते। अगर इतना बड़ा इलाका अपने कंट्रोल में रहता तो किसी भी देश की औकात नहीं होती कि हमारे सामने आंख उठाकर देख ले। लेकिन हमने गलती की है तो भुगतेगा कौन? हम ही लोग भुगतेंगे, दूसरा कोई नहीं भुगतेगा। मेरा सपना है कि एक ना एक दिन अखंड भारत का सपना मैं पूरा करूंगा, और इसके लिए मैं अपने सारे नॉलेज को, सारे ज्ञान को देश के लिए समर्पित किया हूं। और इस पर हमें गर्व है कि हमने अपने सारे जानकारी, सारे आज तक हमने जितने भी अनुभव किए, जो भी सीखे, सब देश के लिए समर्पित। अखंड भारत जिंदाबाद। इसका माध्यम, मतलब इसका एहसास लेकर इसके माध्यम से मैं आगे बढ़ता हूं, और आपको भी एहसास दिलाता हूं कि आपने भी जिंदगी में बदलाव लाओ और ऐसा कर सकते हो। अखंड भारत को पूजो, क्योंकि अखंड भारत हमारा था, छोटा मोटा नहीं। ये तस्वीर सामने देखना, इस तस्वीर से हमें क्या देखने को मिलता है, यह भी हमें सीखने की बात है। ये तस्वीर हमें बताता है कि लोग कितना हताश थे, परेशान थे, एक जगह को दूसरे जगह जाने में। अपना सारा चीज छोड़कर दूसरे जगह पर जाकर बसना कितना बड़ा भारी बात होता है। समझो कि आप एक रूम चेंज करते हो, किराए का मकान चेंज करते हो, एक कपड़ा चेंज करते हो, तो इतना तकलीफ होता है, इतना तामझाम होता है कि ये तो यहाँ पर पूरा देश बदलने की बात है। यहाँ पर तो एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाने की बात है। तो समझो कितना कष्ट हुआ होगा। समझो, केवल एहसास कर सकते हो आप कि कितना कष्ट हुआ होगा। इसका अगले भाग में हम पढ़ेंगे विभाजन क्यों और कैसे हुआ। हमने अभी देखा कि विभाजन हुआ, लेकिन अब हम देखेंगे कि विभाजन क्यों और कैसे हुआ। इसमें भी बहुत सारी घटनाओं को सामने स्पष्ट किया गया है, स्पष्टीकरण है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसको और समझ में आएगा। मैं इसको तुरंत अभी बताने वाला हूं इसको। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी संदेह है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं, बेझिझक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अपने देश की भलाई हो तो आप हमारा एकदम पूरे बढ़िया तरीके से साथ देना। जब भी मौका मिले साथ देने के लिए तत्पर रहना कि जी सर आप जो बोलोगे वही होगा।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।